Hope you will be fine. I am again in front of you with current affairs of 26th, 27, 28, 29, 30 and more onwards जून. तो बेटा 25 जून तक हम लोग पढ़ चुके हैं. 26 जून से शुरुआत करनी है. 26 जून और उससे आगे देखते हैं करंट अफेयर्स. और अब तो आपको अच्छा फील हो रहा होगा क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स भेज रहे हैं पीडीएफ फाइल. तो मैंने आपको 26, 27, 28, 29, 30 इन 5 दिन का करंट अफेयर्स 15 पन्ना यानी एवरेज 3 पन्ने का एक दिन का करंट अफेयर्स मैं आपको भेज रहा हूँ. तो 15 पन्ने चले गए हैं. 30 जून तक का करंट अफेयर्स आपके पास है. पेपर की कटिंग है आपके पास. अब उसके बाद जो है आपके पास जो सुनील सर खुद अपने हाथों से लिखते हैं वो आपके पास है. और जो आपके पास है वही मेरे सामने है. जो आपके पास है वही मेरे सामने है. ठीक है. हम और आप एक हो गए हैं. तो अब अच्छे से पढ़िएगा. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी मान के चलता हूं. अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी. लिसन केयरफुली बेटा. करंट अफेयर्स सबसे पहले 26 जून का करंट अफेयर्स देखते हैं कैसे आया. देखिए बेटा आपके ऊपर एक छोटा सा नाम है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता. यह हर एग्जाम में आता है. भारत का सॉलिसिटर कौन है? तुषार मेहता. सॉलिसिटर का हिंदी सॉलिसिटर ही लिखा जाता है. कौन है? तुषार मेहता. क्यों इंपॉर्टेंट है? नहीं क्यों? तो आपको भी मालूम होना चाहिए. एजीआई एक होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया you can consider. First chief legal advisor of government of India, that is attorney general of India. AGI article 76. और जब सॉलिसिटर जनरल की बात आती है तो उसको क्या कहते हैं? सॉलिसिटर जनरल इज कंसीडर्ड द सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट. सेकेंड लॉ ऑफिसर, सेकेंड लीगल एडवाइजर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट. एजीआई क्या काम करती है? वही काम सॉलिसिटर करती है लेकिन अंडर एजीआई करती है. एजीआई के अंडर है. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर नंबर्स ऑफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल. एडिशनल अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल. ये सभी क्या करते हैं? भारत सरकार के पक्षकार हैं, एडवोकेट हैं, एडवोकेसी करते हैं. भारत सरकार पूरे भारत में कहीं भी किसी भी केस में वादी है, किसी भी केस का हिस्सा है मुकदमे का, तो भारत सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडवोकेसी कौन करेगा? एजीआई, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल. तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन है? यह हमेशा सवाल है. एट प्रेजेंट तुषार मेहता. ये याद. चलिए. जनरली यहां नागालैंड चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो याद रखिएगा. जनरली नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट के चीफ मिनिस्टर गवर्नर पे हम ध्यान नहीं देते. लेकिन बेटा आप अखबार पढ़ रहे हैं और ये नाम आ रहा है तो हमें तो याद रहता है. इसके बावजूद भी मैं लिख डालता हूं
क्योंकि मुझे मालूम है मैं किसके लिए ये काम कर रहा हूं, अपने उन प्यारे बच्चों के लिए जो अभी अभी कंपटीशन के मैदान में आए हैं। तो जब हर दिन ना सही सप्ताह में एक बार अगर किसी का नाम आ गया और फिर रिपीट हो गया, तो जब आपने एक बार पढ़ लिया, एक नजर डाल दी, तो बार बार करने से याद आ जाता है। आप पेपर पढ़ रहे हैं मेरे साथ, स्पेशल लाइन अंडरलाइन कर रहे हैं मेरे साथ, क्वेश्चन क्या है, नोटिंग क्या है, कितने सवाल वो कर रहे हैं मेरे साथ। अब पीडीएफ फाइल वी आर शेयरिंग टू ईच अदर, अब उस पर डिस्कस कर रहे हैं हम, और फिर ये वीडियो आप वॉच करेंगे लेटर ऑन, और अभी भी और बाद में। तो 4 लेवल पे जब कोई करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है, तो आप कैसे नहीं आपकी जुबान पे याद रहेगा, मास्टर हो जाएंगे आप करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफी रियो, और गवर्नर जो नागालैंड के हैं RN रावी, RN रावी, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं NCT दिल्ली। India's largest COVID care center has been opened at Radha Swami Satsang Vyas, Chhatarpur, Mehrauli, New Delhi South, with capacity of 10,000 bed, 1,200 health activists, 400 doctors, 800 nurses, 600 toilets, 70 mobile toilets, with area of 12,50,000 square feet। सारी जानकारी आ गई, हमें 2 जानकारी उठानी है। भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, कोविड-19 केयर सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर या केयर सेंटर, तो क्वारंटाइन नहीं बोलेंगे, केयर सेंटर कहां है? राधा स्वामी सत्संग व्यास, छतरपुर, मेहरौली, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, with capacity of 10,000 बेड, 10,000 बेड की कैपेसिटी के साथ है। यही याद रखने की चीज है, और आई थिंक इट इज कुड बी आफ्टर चाइनाज, या मुझे तो लगता है लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड हो जाएगा। इंडियाज लार्जेस्ट है, वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट हो सकता है, पर इंडिया का लार्जेस्ट है। ये क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट टाइम। तो हमने हाईलाइट कितना किया, कलर बता रहा है। अब आ गया ये हिंदुस्तान लीवर ब्रांड फेयर एंड लवली क्रीम नेम चेंज्ड, नाउ इट्स नेम इज ग्लो एंड लवली इन रिस्पेक्ट ऑफ पे ऑनर टू ब्लैकिश एंड डस्की कलर्स विमेन और मेल। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड इज ए पार्ट ऑफ यूनिलीवर लिमिटेड दैट्स मेक फेयर एंड लवली फेस क्रीम। तो फेयर एंड लवली में फेयर मतलब गोरा, फेयर मतलब गोरा, सफेद। तो कहीं ना कहीं जो हमारी अभी बैट विमेन टीवी शो सीरियल जो अमेरिका का है, उस सीरियल में पहली बार एक ब्लैक फीमेल को लिया गया है। अभी तक व्हाइट फीमेल थी, और ब्लैक फीमेल को लिया गया तो जॉर्ज फ्लॉयड याद आया होगा, अमेरिका में जो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई जिस तरह से। तो इसको एक मैसेज देने के लिए कि ब्लैक को भी लिया गया, और अच्छी बात है। कहीं ना कहीं तो एक तरीका होता है, मैसेज बनता है, तो उसके बाद हम सुधरते हैं। तो देखा आपने मेरे कहने का मतलब क्या है? तो ये है, फेयर एंड लवली में से फेयर को हटा दिया क्योंकि ये तौहीन लगता है, काला होना शायद दुर्भाग्य है। ब्लैक इज नॉट ब्यूटी। हम इंडियन तो 50% ब्लैक ही हैं, पूरा अफ्रीका ब्लैक ही है, दुनिया के कई मुल्क ब्लैक हैं। नहीं तो क्या ब्लैक ब्यूटी नहीं है? ब्लैक ब्यूटी तो सबसे अच्छा होता है, क्या हो? तो ये ध्यान में रखना है। तो फेयर शब्द को हटा के ग्लो डाल दिया है। ये क्वेश्चन बनेगा बैंकिंग से लेके टीचिंग एग्जाम से लेके एवरीवेयर। अब आइए अगला जो है, जो कानपुर है उत्तर प्रदेश का, वो डिफेंस इक्विपमेंट वेपन्स का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। यहां पर तोप भी बनते हैं, तोप के नाल भी बनते हैं, कैनन भी बनता है, निर्भया पिस्टल भी बनता है, अदर पिस्टल बनता है, मशीन गन बनते हैं। इसके अलावे जो है आजकल बुलेट प्रूफ हेलमेट,
bulletproof jacket, and number of defense related equipments and weapons are manufacturing at Kanpur. Already is a gun factory is there. In that respect, it is a good and one of the largest manufacturing center in India of weaponries. समझ में आई बात? तो ये हाईलाइट हो जाएगा, हमने यहां हाईलाइट नहीं किया है. आगे डिफेंस. डिफेंस में क्या है क्वेश्चन हमारा, तो उस पर ध्यान दें. इन बॉर्डर एरिया सेंट्रल स्टाफ सैलरी हाइक्ड 170% and insurance of 5 lakh because of risky area act. बेटा, हमारे देश में एक कानून है कि जिस क्षेत्र विशेष में बॉर्डर एरिया में जो रिस्की जोन है, जहां पर अक्सर युद्ध, लड़ाई या आपस में गोलीबारी चलती है और वहां के स्थानीय कर्मचारी, सरकारी लोग जो है वहां नौकरी करने में डरते हैं और भी लोग काम करने से डरते हैं, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन इस तरीके से भी दिया है. सिक्योरिटी तो हाई होती है, पर थोड़ा सा प्रोत्साहन देना है कि सैलरी बढ़ानी है. तो 170% सैलरी विद 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के उन स्टाफ को जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया में वर्क कर रहे हैं. चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे वो सिविलियन स्टाफ हो. तो ये हाइक हुआ है. ये क्वेश्चन सबके लिए नहीं बनेगा, पर इस एक्ट और इस सिस्टम को समझने के लिए आईएएस पीसीएस के लिए ध्यान में रखिएगा. अब आइए, डिजीज हाइपोक्सिया. एक बीमारी होती है हाइपोक्सिया, जिसमें हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. कमी हो जाती है. अगर ब्लड क्लॉट करने लगेगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी. तो कोविड-19 के पेशेंट में, ठीक है, हाइपोक्सिया के सिम्टम्स देखे जाते हैं. इसी से उनकी मृत्यु हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन O2 इन अवर ब्लड. क्लियर? ये याद रखिएगा. पॉइंट क्लियर है ना? जब हम चिल्लाते हैं तो हमें और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मोर एंड मोर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. ये ध्यान रखिए. इसलिए इंसान एक्सरसाइज करके या चिल्ला करके उसके बाद लंबी सांस लेता है, हांफता है, क्योंकि उसको प्रिक्योर करता है. चलिए आगे. क्रिकेट. ध्यान दें, इंग्लैंड की एक फॉर्मर फीमेल क्रिकेटर हैं जिनका नाम है क्लेयर कैनोर. याद रखिएगा, ऊपर में नाम थोड़ा गिचपिच है, नीचे ब्रैकेट में नाम लिखा हुआ है, ये अब तो आपके सामने में भी है. तो क्लेयर कैनोर, शी इज फॉर्मर लेडी क्रिकेटर ऑफ इंग्लैंड. शी बिकम chairperson of the Melbourne Cricket Club that established in 1787 in Australia, Melbourne City. So that is the Marylebone Cricket Club. In the history of Marylebone Cricket Club of 233 years, she is the first lady cricketer who became chairperson of this cricket club. This cricket club is the oldest cricket club in the world. That's Melbourne Cricket Club. And this question has been asked in UPSC and some other exams. But the lady is not going to be just become, she elected and will be take charge from 1st October 2021. तो 1 अक्टूबर 2021 से मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की अध्यक्ष के तौर पे इंग्लैंड की एक फॉर्मर क्रिकेटर लेडी जिसका नाम क्लेयर कॉनर है, वो चार्ज लेने जा रही है, जो 233 साल के इतिहास में पहली बार कोई फीमेल चेयरमैन बनने जा रही है, चेयरवुमेन बनने जा रही हैं मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की. इट्स ए गुड क्वेश्चन एंड मस्ट बी कम एवरीवन.
डीजल के प्राइस जो भारत में पहली बार पेट्रोल से 1-2 रुपए आगे निकल गया, 116 से ज्यादा देशों में डीजल का दाम पेट्रोल से ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता है, उसको हतोत्साहित करने के लिए उसकी कीमत ज्यादा रखी गई है। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल जो स्टेट है, जिसकी हमारी मुख्यमंत्री मिस ममता बनर्जी हैं, बनर्जी यानी बंदोपाध्याय, ब्राह्मण होते हैं बनर्जी, बंदोपाध्याय हैं, रिमेंबर, उनका जो सेक्रेटरिएट है, सचिवालय है, उस सचिवालय के बिल्डिंग का नाम, सचिवालय का नाम नब्बान है, जो मैंने लिखा NABANNA, नब्बान। You have to remember numbers of time that question has been asked in ISPCS level कि पश्चिम बंगाल के सचिवालय का क्या नाम है? नब्बान। And one thing more, पश्चिम बंगाल में जितने भी सरकारी भवन हैं, गवर्नमेंट्स ऑफिस हैं, उसका कलर ब्लू एंड व्हाइट में होता है, ब्लू एंड व्हाइट में। जैसे योगी जी केसरिया करना शुरू किए, यहां ब्लू एंड व्हाइट होता है। अब आइए असम का सवाल। असम में जो आज से 1 महीना पहले हमारे एक तेल के कुएं में आग लग गया, जिसकी आग बुझाने में 15-20 दिन से ज्यादा लग गया, उस पर NGT ने एक्नॉलेज्ड ले लिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी उस पर ध्यान दिया, और क्योंकि उस ऑयल वेल के बगल में जो हमारा एक नेशनल पार्क सो कॉल्ड सैंक्चुरी है, जिसका नाम है शिखोवा नेशनल पार्क, वो डिस्टर्ब हो रहा है। शिखोवा नेशनल पार्क, it could be damaged because of this oil well fires in Assam district, so in Assam state, so that is the question। तो बेटा अभी असम के तेल के कुओं में आग लगने से कौन सा नेशनल पार्क जो है सो पर्यावरण का सवाल खड़ा हो गया? सिखोवा नेशनल पार्क, यही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वंदे भारत मिशन 4, कोविड की वजह से हमारे वो भारतीय जो विदेश में है, भारत आना चाहते थे, उसके लिए हमने वंदे भारत मिशन चलाया और भारत के इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया की सेवा को रीस्टार्ट किया, और ऐसे लोगों को हम भारत ला रहे हैं जो भारतीय हैं। हम इसके तहत कुछ अन्य देशों के भी लोगों को उनके देश या अपने देश पहुंचा रहे हैं, क्वारंटाइन में रख रहे हैं, बाद में चले जाएंगे। तो याद रखने की चीज है, वंदे भारत मिशन एयर इंडिया का कोविड के तहत विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को देश लाना, इसका चौथा फेज अब शुरू होने जा रहा है। तो ये चीज है, इट्स 4th फेज गोइंग टू बी स्टार्ट इन जुलाई। तो ये चीज है। अब आइए 3 जुलाई से पाकिस्तान एयरलाइंस, याद होगा 1.5 महीने पहले पाकिस्तान एयरलाइंस का एक विमान कराची हवाई अड्डे के पास एक मोहल्ले के ऊपर गिर गया और उसमें 100 लोग के आसपास थे, सब मारे गए, कुछ अन्य लोग भी मारे गए। पायलट के केबिन से बहुत सारा पैसा भी मिला और भी कुछ मिला, स्मगलिंग, ये वो। जांच हुई तो कई बार उसे कहा गया कि आप गलत रास्ते पे हैं, गलत हाइट पे हैं, पर वो नहीं माना। जो भी है, एक्सीडेंट हो गया। जांच चली तो समझ में आया, पाकिस्तान एयरलाइंस में लगभग 250 लोग, 100-150 से ऊपर पायलट और अन्य लोग फर्जी सर्टिफिकेट पे काम कर रहे हैं, विदाउट एक्सपीरियंस काम कर रहे हैं। इन दैट रिस्पेक्ट, आफ्टर ए investigation on that results, Pakistan government remove 150 pilots from their service। तो किस देश की सरकार ने अपने 150 से ज्यादा विमान पायलट को नौकरी से निकाल दिया? पाकिस्तान एयरलाइंस। ये सवाल बनेगा।
तो ये काम पाकिस्तान एयरलाइंस ने किया है, 150 पायलट को नौकरी से निकाल दिया है। यही तो सवाल बनेगा। ठीक है, अब आइए, आप सबको मालूम है जो भारत का 15वां फिनेंस कमीशन है, वित्त आयोग, ठीक है, उसके चेयरमैन एन.के. सिंह, रिपोर्ट उन्होंने दे दिया है। और चलिए, सवाल हमेशा पूछेगा, 15th फिनेंस कमीशन चेयरमैन इज एन.के. सिंह। चलिए अब आइए, अब आते हैं NRAI, द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये भी है, एक संगठन है। 27 जून पर आप आ जाइए। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डन। अब 27 जून पे चल रहे हैं, ध्यान देना है। एजुकेशन सेक्टर का है, कोई सवाल नहीं है। अनलॉक 2 जो 1 जुलाई से शुरू हुआ है, एजुकेशन सेक्टर को ओपन नहीं किया गया है, दैट्स ओके। 26 जून इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। 27 जून में पढ़ रहे हैं, और 26 जून को क्या मनाया गया था, ध्यान दीजिएगा। 26 जून को अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। एंड दिस 2020 International Anti-Drugs Day's theme is Better Knowledge for Better Cure. It will be a good question. ये अच्छा सवाल बनेगा। 2020 के 26 जून को जो मनाया गया इंटरनेशनल ड्रग्स डे, यानी विश्व नशा निषेध दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था, इस बार का विषय क्या था? तो बेटर नॉलेज बेटर क्योर। जितना अच्छा नॉलेज होगा ड्रग्स के बारे में, उतना अच्छा हम क्योर कर सकते हैं अपने बच्चों को, अपने आसपास और खुद को। नेक्स्ट 27 जून को देखते हैं 1838 में बर्थ ऑफ बंकिम चंद्र चैटर्जी। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं सर? जी, जब मैं अखबार पढ़ता हूं तो क्या क्या न्यूज आते हैं, उसी न्यूज से फिल्टर करके हम आपको बताते हैं। तो देखिए उस दिन क्या न्यूज आया, इस बहाने आपको एक कैरेक्टर समझ में आया। तो 27 जून 1838 बर्थ ऑफ बंकिम चंद्र चैटर्जी, बट हिज डेथ on 8th April 1894. He was the man who wrote number of books like Anand Math that published in 1882 but retained in 1875 but published in 1882. And he also write another book called Durgesh Nandini, and other one is called Devi Chaudharani, and one more is Kapal Kundal. बंकिम चंद्र चटर की चारों किताबें महत्व रखती है, वेर यू हैव टू बी फाइंड ऑथर्स एंड बुक्स। कपाल कुंडल, देवी चौधरानी, दुर्गेश नंदिनी एंड आनंद मठ, वेयर फ्रॉम वी टेकन वंदे मातरम, जो सॉन्ग है हमने लिया। One thing, listen carefully, my dear students. I would like to be one favor. This is a small paintings that's painted by my elder son, who is just 11 years old. His name Ramendra Chaudhary. On the name of my elder son and younger son, my younger son name is Rudra Chaudhary. Both of name, I am operating an institute, Ramendra the Art of Understanding. So this is the Ramendra the Art of Understanding in real sense. So please give your wishes to my both of son. It's a good painting painted by Ramendra. Thank you.
नाउ लिसन केयरफुली, आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा, बंकिम चंद्र चटर्जी की 4 किताबें आपके पास आ गई। कपाल कुंडल, देवी चौधरानी, फिर आपने देखा दुर्गेश नंदिनी और आनंद मठ। और आनंद मठ 1875 में लिखा गया, 1882 में पब्लिश हुआ। तो हमेशा 82 पब्लिश को आपसे सवाल करेगा। और इसी में जो है 5 स्टेंजा का पोयम है, जिसका पहला स्टेंजा उठाया, ठीक है, वंदे मातरम गीत के तौर पे, नेशनल नहीं सॉन्ग। नेक्स्ट, अब बंकिम चंद्र चटर्जी समझ गए। अब आते हैं बैंकिंग का, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। वर्ल्ड में पहली बार, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, द फर्स्ट एटीएम सेटअप इन द वर्ल्ड 27 जून 1967 एट एनफील्ड लंदन बाय बार्कले बैंक। विश्व का पहला एटीएम बार्कले बैंक, जो इंग्लैंड का बैंक है, और भारत में उसकी 100 शाखाएं, 100 मोर ब्रांच in running in India, Barclays Bank. That is the maximum branch foreign bank working in India, Barclays Bank. So Barclays Bank is the first bank who introduced ATM first time in the world in 1967 at Enfield, London, ATM machine. ठीक है। सेकेंडली, कब? 27 जून को। इन दैट रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू बी से, आपका सवाल है, और ये सवाल खूब पूछता है बैंकिंग अवेयरनेस में, कि भारत में पहला एटीएम कौन कब कहां लाया। सो इन इंडिया द फर्स्ट एटीएम मशीन और एटीएम कार्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय हांगकांग संघाई बैंक कॉरपोरेशन कॉल्ड HSBC इन 1987 मुंबई। तो भारत में पहला एटीएम मशीन कहिए या एटीएम कार्ड, क्योंकि एटीएम कार्ड और मशीन दोनों एक ही चीज है ना, ये बनेगा तभी ना वो चलेगा। तो मशीन बैठाने का मतलब है ये बन गया। तो कौन सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया एटीएम कार्ड या मशीन? तो ये हुआ, ठीक है। तो HSBC इन इंडिया आफ्टर 20 years ऑफ बार्कले। सो HSBC इज नॉट इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक। तो सवाल बना लीजिए, भारत का पहला भारतीय बैंक जो एटीएम इंट्रोड्यूस किया या क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया, ऐसे सवाल आते हैं, याद रखिएगा। तो हमने ये कहा इन 1981 आंध्रा बैंक फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड क्रेडिट कार्ड इन इंडिया। तो भारत में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल यूज सबसे पहले आंध्रा बैंक ने किया, जो इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है, 1980। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब का एक क्वेश्चन है, पंजाब में जो है उनके लिए। और बेटा मैं एक खुशी की बात कहूं, मैं ये जो करंट अफेयर्स आपको पेपर की कटिंग भेजता हूं अपने फेसबुक के थ्रू ही नहीं, लगभग आज मैं 60+ फेसबुक ग्रुप से जुड़ करके लगभग 1 लाख लोगों के साथ मैं जुड़ गया हूं। और वो बच्चे अब करंट अफेयर्स देखते हैं, पढ़ते हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसका लाभ वो उठा रहे हैं, और उनकी अपेक्षाएं हमसे बढ़ चुकी है। वो हमसे और भी बहुत कुछ चाहते हैं, एकेडमिक सजेशन लेते हैं, अदर सब्जेक्ट्स के एजुकेशन में मदद लेते हैं, इंग्लिश को कैसे डेवलप करें, चाइल्ड डेवलपमेंट का कोई नोट्स हो, सर ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात करते हैं, और भी बहुत कुछ। तो मैंने सोचा है कि अब मैं हर दिन आधे से 1 घंटे का एक वक्त आप लोगों को दूं, जिसमें आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं बातचीत, ताकि आपके एकेडमिक कैरियर को शेपअप किया जाए और बेहतर से। और सैटरडे या संडे थोड़ा ज्यादा वक्त दे दें, ताकि उस टाइम में सुनील सर अवेलेबल रहे आपसे बातचीत करने के लिए। ये भी मैं बहुत जल्दी अपने शेड्यूल को रीएडजस्ट करके आप लोगों के लिए काम करने जा रहा हूं।
तो लाखों लोग जुड़े हैं, पर अभी रिएक्शंस कम आते हैं। पर मुझे यकीन है कि मैं कार्यरत हूं, रत हूं, और आपकी प्रेरणा से और आगे बढ़ूंगा, और मैक्सिमम लोग जुड़ करके मैक्सिमम लोगों के हित सधे, यही मेरी इच्छा है। चलिए, तो पंजाब में पहली बार पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, जो आईएएस रैंक होता है, और आईएएस रैंक में किसी स्टेट का सबसे टॉप पोजीशन चीफ सेक्रेटरी का होता है। द फर्स्ट टाइम इन पंजाब चीफ सेक्रेटरी एज ए फीमेल अपॉइंटेड वीनी महाजन। याद रखिएगा, वीनी महाजन पहली आईएएस लेडी हैं जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब बनी। तो पंजाब की पहली चीफ सेक्रेटरी फीमेल वीनी महाजन। विनी बहुत अच्छा नाम है। मंडेला की वाइफ भी विनी थी, विनी मंडेला, ये विनी महाजन। चलिए, अब बात आगे करें। अब हम बात करते हैं भारत और चीन के साथ जो डेवलपमेंट है, आई मीन यू नो बेटर, बॉर्डर पे, उससे हमारे और चीन के फॉरेन मिनिस्टर का नाम, एम्बेसडर का नाम, डिफेंस मिनिस्टर का नाम, ये जरूरी हो गया है। और जो 3 बार लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का डायलॉग हुआ है मोल्डो और चुशूल में, वो हमारी तरफ से जनाब कौन थे? हरिंदर सिंह, वो जो 14वीं कोर के हैं। और उनकी तरफ से कौन थे, और कौन सी जगह पे ये बातचीत हुई, कितने लेवल की बात हो चुकी है, ये सब इंपॉर्टेंट होगा। समझ आई बात? तो ध्यान दें, इंडियन एम्बेसडर इन चाइना विक्रम मिस्त्री, चाइनीज एम्बेसडर इन इंडिया HE सुनहेन। तो ये इंपॉर्टेंट, दोनों के डिफेंस मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, दोनों के फॉरेन मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो हम 6, आपको ही मालूम है, 2 जून 6 जून, हाँ 2 जून को बात किया, 6 जून को बात किया, ठीक है ना। तो जो 6 जून वाला है, फिर 22 जून का है, ये 3 लेवल की टॉक्स, और फिर 30 जून। तो 6 जून पे हमारी तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, उनकी तरफ से जो थे वो नाम तो है, आगे पढ़ लीजिएगा। और फिर 22 जून को भी सेम, और 30 जून को भी सेम, 3 बार वार्तालाप हुई। पहला और दूसरा जो हुआ चाइनीज टेरिटरी में हुआ, मोल्डो नाम के जगह पे, जो वही क्या कहते हैं, गवलान घाटी के पास ही है, गलवान घाटी के पास ही। और जो तीसरे स्तर की वार्ता हुई, 3rd लेवल पे, जो 30 जून को, वो इंडिया के टेरिटरी में हुआ, चुशूल नाम के जगह पे। तो दोनों तरह के जो लेफ्टिनेंट जनरल है, वो जगह का नाम चुशूल और मोल्डो। फिर आपका आया कितनी वार्ताएं हुई। फिर हमारी एक वार्ता जो हुई विदेश मंत्री के स्तर पर, फिर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल और उधर से फॉरेन मिनिस्टर, चाइना के फॉरेन के बीच वार्ता हुई, तो ये काम एक्टिवेट हुआ। हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर का हॉट टॉक नहीं हुआ है, डायरेक्ट फोन टू फोन नहीं हुआ है, कोई वार्ता नहीं हुई है, तो याद रखिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए, ठीक है, इसको याद रखिए। अब आइए बेटा, ब्लैक मनी के नाम पे हम सबको बरगलाया गया और कहा गया कि 15 लाख रुपया सबके खाते में आएगा। बहुत लोग आज भी मांग रहे हैं। अमित शाह ने क्लियर कहा, इतना जो चीज सस्ता कर दिया, क्या वो 15 लाख आपको नहीं मिल गया? कश्मीर लद्दाख की स्थिति को बदला, ऐसे बहुत सारे लॉ। चलिए, जो भी है, कहने का मतलब यह है, स्विट्जरलैंड के बैंक में ब्लैक मनी को लेकर के भारत में सदियों से एक बड़ा पॉलिटिक्स चलता रहा, और हमारे और आपके साथ जो है वैचारिक खेल खेलते रहे, वोट बैंक बनाते रहे। चलिए, जो भी हुआ, लोग वहां से अब पैसा निकाल के दुनिया के अनेक देशों में ऐसे स्विट्जरलैंड पैदा हो गए हैं जहां पे वो अपने बैंक को रखते हैं। नीरव मोदी ने तो स्विट्जरलैंड में नहीं रखा, मेहुल चौकसी ने तो नहीं रखा, ललित मोदी ने तो नहीं रखा, ये तो अन्य अदर जो है टैक्स हेवन कंट्री में चले गए। तो ये तो कॉमन बात है, कोई पनामा चला गया, कोई
मोनाको चला गया, कोई साइप्रस चला गया, कोई मॉरिशस चला गया, कोई मालदीव चला गया, सब जगह है। कुल मिला के बात यह है, स्विट्जरलैंड के बैंक में जो ब्लैक मनी का नया रिकॉर्ड जारी किया गया है, उसके रैंकिंग में देखिए फर्स्ट पोजीशन पर ब्रिटेन है। टोटल जो ब्लैक मनी स्विट्जरलैंड के सभी बैंकों में है, उसका 27% जो ब्लैक मनी है वो इंग्लैंड के लोगों का है, देन यूएसए, देन वेस्ट इंडीज, देन फ्रांस एंड देन हांगकांग. The top 5 countries are these: Britain, USA, West Indies, France, Hong Kong. Those black money is ranking top 5 in Switzerland's banks. इन पांचों का अगर देखें तो टोटल ब्लैक मनी का, स्विट्जरलैंड के बैंकों में पड़े टोटल ब्लैक मनी का 50% इन्हीं 5 देशों का है। अगर टॉप 10 का ले लें तो 60% टॉप 10 कंट्री का है, टॉप 15 ले लें तो 75% हो जाते हैं, और टॉप 30 ले लें तो टोटल स्विट्जरलैंड के बैंक में पड़े काले धन का 90% सिर्फ 30 देशों का है। भारत कहां है? तो भारत का पोजीशन इस बार 77 रैंक है स्विट्जरलैंड में पड़े ब्लैक मनी के अमाउंट को ध्यान में रखते हुए, और ये टोटल अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी इन स्विट्जरलैंड बैंक्स का 0.06 है, 1% भी नहीं है, 0.06 है। लास्ट ईयर ये 74% पे था इंडिया, इस बार 77, 3 रैंक्स नीचे आया। यानी कि ट्रेंड क्या कहते हैं, अब भारत के लोग अपना ब्लैक मनी अगर देश से बाहर ले भी जाते हैं तो ट्रेंड कहता है कि स्विट्जरलैंड नहीं जाते, मेहुल चौकसी के साथ जाते हैं, नीरव मोदी के साथ जाते हैं, विजय माल्या के साथ निकल लेते हैं। पुराने जमाने के आईएएस ऑफिसर, पुराने जमाने के मिनिस्टर्स, पुराने जमाने के जमींदार, बड़े बड़े फैमिली होल्डर्स की तरह स्विट्जरलैंड नहीं जाते। अब आइए, ये क्वेश्चन बनेगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है इंडियन नेवी। हमारे भारतीय नौसेना ने टॉर्पीडो डिस्ट्रॉयर मारिच नाम के जहाज को सेना में, नौसेना में शामिल किया है। यानी टॉर्पीडो डिस्ट्रॉयर शिप मारिच कमीशन्ड इन इंडियन नेवी, ठीक है, डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। यानी भारत की नौसेना में डीआरडीओ के द्वारा विकसित जो टॉर्पीडो से हमला करने वाला एक जहाज शामिल हुआ है जिसका नाम है मारिच। टॉर्पीडो ऐसे मिसाइल प्रक्षेपास्त्र अस्त्र होते हैं जो पानी में घुस करके जहाज को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, यह ध्यान में रखिए। वो ड्रिल करता है और जहाज को तोड़ देता है विस्फोट करके, विस्फोट भी होता है, ड्रिल भी होता है, टूट जाता है। तो टॉर्पीडो जल में एक मिसाइल, तो टॉर्पीडो ज्यादा से ज्यादा 16, 17, 18, 20 किलोमीटर तक जाती है, उससे ज्यादा नहीं जाती। पर चलिए अब समझ में आ गई बात। तो टॉर्पीडो समझ गए। तो टॉर्पीडो इक्विप्ड विच शिप्स कमीशन्ड इन इंडियन नेवी मारिच। मारिच तो एक राक्षस का भी नाम था, तो जो रावण से संदर्भ लेके है मारिच। चलिए जो भी है। और अगला है आपका बिहार। बिहार में क्या है, तो ध्यान देंगे, बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के मझोलिया गांव के एक व्यक्ति विशेष हैं जो आईएएस ऑफिसर हैं, नवीन कुमार चौधरी या नवीन चौधरी, जो 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। वो अब सेक्रेटरी लेवल में है और जम्मू कश्मीर में 5-7 साल से ज्यादा से पोस्टेड हैं। और नए रूल के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में कोई भी भारतीय नागरिक अगर वहां 10 साल से सर्विस कर रहा है तो उसे डोमिसाइल मिल जाएगा और वो वहां के नागरिक बन जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर का गैर जम्मू कश्मीर व्यक्ति जो पहली बार एज ए ऑफिसर कोई डोमिसाइल लिया है, सो नवीन चौधरी इज द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ इंडियाज गवर्नमेंट who getting the domicile of जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवास के तौर पर सर्टिफिकेट
लिया है, बनवाया है नवीन चौधरी ने, जो मझोलिया गांव, हायाघाट ब्लॉक, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। दैट विल द क्वेश्चन। एक्चुअली जम्मू कश्मीर में अब एक नए प्लान के तहत कोई भी बस सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बसाया जाए और जो गैर मुस्लिम्स हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि वहां की जनसंख्या की परिस्थिति बदल जाए। और जनसंख्या की परिस्थिति बदलेगी तो सो कॉल्ड जो कुछ टेररिस्ट टाइप के लोग हैं उन पर अपने आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ जाएगा। बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन चीजों को संभाल लेता है। अब आइए, तो वही चीज यहां लिखा हुआ है, अबाउट फार्मर। ठीक है, फार्मर लीडर। अबाउट फार्मर लीडर मतलब क्या है? किसान नेता। बेटा ध्यान से सुने, हमारे एक किसान नेता हुए स्वतंत्रता आंदोलन के समय, जिनका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बचपन का नाम था नौरंग राय और पिता का नाम था बेनी राय, और ये जन्म लिए थे देवा विलेज, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के देवा विलेज यानी देव गांव में जन्म लिए नौरंग राय, जिनके पिता का नाम था बेनी राय, जो बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हुए और बन गए एक सन्यासी, और नाम पड़ा स्वामी सहजानंद। और वो 1920 में गांधी जी के कहने पर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े और कृषि क्षेत्र के लिए ध्यान उनका बार बार जाता था। पर 1934 में गांधी जी से मतभेद हो गया और वो गांधी जी का साथ छोड़ दिए और किसानों की समस्या को लेके कृषि के लिए आवाज बुलंद किए, और उन्होंने 1936 में किसान सभा गठन किया, और इससे 1938 आते आते 2.5 लाख लोग सदस्य बने, और इन्होंने उत्तर प्रदेश में, बिहार में खुद को केंद्रित करके जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ, जमींदारों के जो शोषण थे किसानों के प्रति उसके खिलाफ, और सरकार के जो टैक्स सिस्टम थे, लगान था किसानों पर, इन सब के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया, और आंदोलन एक हद तक सफल भी रहा। और सहजानंद ने एक खास आंदोलन का भी नेतृत्व किया। उन्हीं के आह्वान पर बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के राजा महाराजा घराने के कामेश्वर सिंह यानी दरभंगा महाराज के खिलाफ भी, वो भी एक बहुत बड़े जमींदार थे, राजा का टाइटल उसे अकबर ने दिया था, तो उनके खिलाफ भी बगावत हुई। और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ जो बगावत शुरू हुई 1936 में, कांग्रेस पार्टी को यह बिल पास करना, 37 में, 1937 फैजपुर में यह बिल पास करना पड़ा अपने कांग्रेस के मंच से, कांग्रेस पार्टी को, कि जमींदारी व्यवस्था को जब देश आजाद होगा तो तोड़ दिया जाएगा। 1945 में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी से एक बिल पास किया कि जमींदारी व्यवस्था नहीं रहेगी, और आजादी के बाद जमींदारी व्यवस्था को तोड़ा गया। स्वामी सहजानंद और दरभंगा महाराज का भी जमींदारी टूट गई। दिस इज द रियलिटी। ये स्वामी सहजानंद थे। याद रखिएगा, ये राइटर भी थे, फिलॉसफर भी थे, रिलीजियस पर्सन भी थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे। और उनकी एक प्यारी सी किताब भी है, इसका नाम है, ठीक है, तो चलिए यहीं पर स्टॉप करें, समय नहीं है, लेकिन कल हम उसे कवर कर लेंगे। थैंक यू बेटा।